नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर सिलेबस में आपको पढ़ना है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान, ये आपको बीए के प्रथम सेमेस्टर में अधिकतर विश्वविद्यालय में पढ़ना पड़ता है। कुछ विश्वविद्यालय जैसे कि बिहार के विश्वविद्यालय, राजस्थान के विश्वविद्यालय या फिर अन्य विश्वविद्यालय, ठीक है, जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, ये कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनमें प्रथम सेमेस्टर में पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है। बाकी उत्तर प्रदेश के अधिकतर विश्वविद्यालय में नवीनतम एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ता है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, तो जो बच्चे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय संबंधित है वो सेकंड सेमेस्टर वाली हमारी क्लास जो ऑलरेडी अवेलेबल है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं मॉडल पेपर रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास सेकंड सेमेस्टर वालों भी लाऊंगा, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर की अभी तक क्लास मैंने जो है क्लास करवा चुका हूं मैं, इसलिए उसको अभी नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो उसको लेकर के परेशान मत होइएगा कि गुरुजी ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में सेकंड सेमेस्टर में है आपका, ठीक है, जो पॉलिटिकल थियरी मतलब की ये वाला, और इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में है। फर्स्ट सेमेस्टर में पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ता है डीडीयू में और तमाम सारे विश्वविद्यालयों में, जबकि अधिकतर विश्वविद्यालयों में इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पढ़ाया जाता है। और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालय के लिए मेरे पास पूरी व्यवस्था है। तो सेकंड सेमेस्टर के मॉडल पेपर, पीडीएफ नोट्स, रिवीजन क्लास सब कुछ है, तो वो सब भी मिलते रहेंगे, आपको परेशान नहीं होना, वो ऑलरेडी अवेलेबल है। चर्चा करेंगे आज हम, इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है, चैप्टर 2 हो चुका है। बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न पत्र का नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में आज चर्चा करेंगे। इसकी स्थापना 1885 में होती है। बेसिकली हम भारत में राजनीतिक प्रवृत्तियां और भारत में राजनीतिक एक जो पृष्ठभूमि रही आंदोलन की, वो सब हम जान चुके हैं। अब हम चर्चा करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस को पूछा आता है। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में चर्चा करेंगे। न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है 2026-27 के लिए। जिन बच्चों को जुड़ना है वो जुड़ भी सकते हैं। मात्र 100 रुपए फीस में संपूर्ण चीजें पढ़ाई जाती हैं आपकी। ऐसे ही आपका अगला जो 4th चैप्टर आएगा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के बारे में। फिर उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन, डंडी मार्च, इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग जो है अगला आंदोलन चर्चा करेंगे जो है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 वाला। ठीक है, अगस्त क्रांति जिसको कहते हैं, उसको सब विस्तार समझेंगे। और फिर उसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे यूनिट नंबर 2 के बारे में, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में, हम लोग चर्चा करेंगे फिर स्टेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, फिलोसॉफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप यानी नागरिकता वगैरह के बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी 3-4 चैप्टर आपका यूनिट नंबर 2 में भी लगेगा। ठीक है, ऐसे ही 3 इस तरीके से आगे क्लासेस होती रहेंगी, तो परेशान नहीं होना है। आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। प्रस्तावना समझे इंडियन नेशनल मूवमेंट, सॉरी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इंट्रोडक्शन। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म भारत के आधुनिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है। प्रारंभ में यह संस्था अंग्रेजों और भारतीयों के बीच संवाद का माध्यम बनी। इससे पहले मैं आपको बता चुका था कि इसमें नरम दल गरम दल में पढ़ा चुका था, उसी में राजनीतिक प्रवृत्तियों में एक मोटी मोटा जानकारी इसकी भी मैंने दी थी। ठीक है, तो परेशान नहीं होना आपको। लेकिन क्या हुआ कि कालांतर में, समय बीतने के बाद में, इसने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया। किसने? सविनय अवज्ञा, मतलब कि जो भी आंदोलन होते थे वो सब आंदोलन किसके द्वारा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा होते थे। इसकी स्थापना आकस्मिक ना होकर के विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का परिणाम थी। एक परिस्थिति नहीं बल्कि तमाम परिस्थितियां ऐसी थी जिसकी वजह से हमको इस संस्था की स्थापना करनी पड़ी। ठीक है, एक विद्वान है अलेक्जेंडर ऑक्टोवियन ह्यूम, एओ ह्यूम, उसी के जो है उसने इसकी स्थापना करवाई थी। ये बात ध्यान रखेंगे। इसकी पृष्ठभूमि समझे, इसकी स्थापना करना क्यों जरूरी समझा गया? क्योंकि सबसे पहली बात 1857 की जो क्रांति थी, विद्रोह था, ये भी कहीं ना कहीं पे आपको दिखा रहा था कि इसमें नेतृत्वकर्ता की कमी थी, एक मुखिया की कमी थी, एक लीडरशिप की कमी थी। उसी लीडरशिप और एक प्लान डेवलप करने के लिए इस संस्था का गठन किया गया था। ठीक है, हुआ ये था कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हो गया था। और जब असफल हुआ, लेकिन इससे क्या हुआ कि भारतीयों को यह अनुभव कराया कि स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक संगठित राजनीतिक शक्ति आवश्यक है। ऐसे ही छिटपुट हम युद्ध लड़ करके जीत नहीं पाएंगे अंग्रेजों के समक्ष। ऐसे में हमको एक संगठन की जरूरत पड़ेगी, एक पार्टी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इस पार्टी का गठन किया गया। इसके बाद अंग्रेजों ने भारतीयों पर कठोर नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया और भारतीय समाज में राजनीतिक संगठन की आवश्यकता जो है महसूस होती चली गई। ठीक है,
और इससे इसका अंग्रेजी शिक्षा और जागृति भी इसमें आप देखते हैं, इंग्लिश एजुकेशन एंड जो है अवाकिंग भी इसमें आपको दिखाई पड़ता है। जैसे कि 1835 ईस्वी की मैकाले की शिक्षा नीति और 1857 के बाद विश्वविद्यालयों, खास करके कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बंबई विश्वविद्यालय जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय अपने यहाँ पर खोले गए, इनकी स्थापना हुई, यहाँ पर लोग शिक्षित होने लगे। जब शिक्षित हो गए तो जब शिक्षित व्यक्ति हो जाता है तो उसके तमाम दिमाग आते हैं, प्लान वही बना सकता है जो शिक्षित होता है। तो शिक्षा जब लोगों के पास पहुंची तो लोगों ने अपने संगठन की मतलब कहा कि भाई ऐसे बात करने से कोई मतलब नहीं, जब हम एक संगठन के द्वारा बात पहुंचाएंगे अंग्रेजों तक तो वो बातें हमारी ज्यादा सुनी जाएंगी, इसलिए एक संगठन को बनाना जरूरी समझा गया। ठीक है, इस वर्ग ने क्या किया, शिक्षित वर्ग ने पश्चिमी उदारवाद, लोकतंत्र, राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी एंड उदारवाद, इन सभी विचारधाराओं और स्वशासन के सिद्धांतों को आत्मसात किया, इसको अपनाया और इसको अपना करके एक संगठन का निर्माण किया जिसका नाम है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन भी आप देख रहे हैं इस समय चल रहे थे, जैसे कि राजा राम मोहन राय के द्वारा आप देख रहे हैं तमाम सती प्रथा का अंत हुआ 1829 में, या फिर तमाम प्रकार की चीजें हुई। ठीक है, ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, महादेव गोविंद रानडे जैसे समाज सुधारकों ने समाज में जागृति फैलाई, तमाम सारे समाज सुधार के, धार्मिक सुधार भी किए। इस नवजागरण ने क्या किया, भारतीयों को संकीर्णताओं से निकाल करके राष्ट्रहित की दिशा में प्रेरित किया। अभी तक हम अपने केवल छोटे छोटे प्रदेशों को ही राज्य यानी देश समझते थे, अब हम पूरे भारत को एक देश समझने लगे। अब हम अपने आप में विरोध ना करके हम अंग्रेजों का विरोध करने लगे, हमारे मन में नेशनलिज्म की भावना पनपनी शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ भारतीय प्रेस यानी कि जो समाचार पत्र है वो भी छपने लगा। ठीक है, जैसे कि अमृत बाजार पत्रिका, इंडियन मिरर, द हिंदू जैसे समाचार पत्रों ने क्या किया, जनता को राजनीतिक चेतना प्रदान की। इससे पहले लोगों को नहीं पता चलता था कोई बातें, आज का जमाना नहीं था सोशल मीडिया का जमाना कि व्हाट्सएप पे से ग्रुप में भेज दिया तुरंत चीजें बन गई, नहीं, बड़ी कठिन परिस्थिति थी उस समय। और ऐसे में समाचार पत्रों का बड़ा योगदान होता था। समाचार पत्रों को भी आए दिनों बंद करवा दिया जाते थे, चोरी चुपे से समाचार पत्रों को छापते थे ये लोग, कहीं से स्याही कहीं से कागज लाते थे, बहुत मेहनत करके पत्रों को छापते थे। ठीक है, प्रेस ने अंग्रेजी शासन की नीतियों की आलोचना करते हुए एक राष्ट्रीय चेतना का निर्माण किया। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आर्थिक शोषण भी उस समय खूब दबा के हो रहा था, जैसे कि अंग्रेजों की नीतियों से भारत की अर्थव्यवस्था एकदम से खोखली होती चली गई थी। अंग्रेज लोग यहीं से धन उठाते थे और यहीं का धन अंग्रेज लोग जो है इंग्लैंड में ले जाकर के रखते थे। ठीक है, तो ये सब चीजें लोग देख रहे थे। उद्योग धंधों का नाश हो रहा था भारतीयों का, मतलब भारतीय उद्योग धंधे एकदम से नष्ट हो रहे थे। किसानों पर कर जो है लगातार बढ़ते जा रहे थे, जब कर बढ़ रहे थे तो अकाल पड़ जो है उनको गरीबी बढ़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, और इसी दौरान आप देखते अकाल भी पड़ गया, सूखा पड़ जाता है और तमाम प्रकार की चीजें हो जाती। जनता सरकार के प्रति असंतोष व्यक्त हो जाता है कि भाई सरकार केवल कर लेती है और समस्याओं का समाधान नहीं करती है। दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी का सिद्धांत, ड्रेन थियरी बेसिकली प्रस्तुत कर अंग्रेजी शोषण का सच उजागर कर दिया, और इस तरीके से तमाम प्रकार की चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, प्रारंभिक राजनीतिक संगठन जो थे उस समय भी बन चुके थे, जैसे कि आप देखते हैं कांग्रेस से पहले पूर्व क्षेत्रीय स्तर पर कई संगठन बन चुके थे। उन संगठनों ने उतना जबरदस्त काम नहीं किया, लेकिन हाँ, जब इन संगठनों के द्वारा कोई बात कही जाती थी तो जनता भी मानती थी और सरकारें भी कुछ ना कुछ इस पर अमल करती थी, इसलिए संगठन की जरूरत पड़ी एक नेशनल संगठन की। भारतीय एसोसिएशन 1876 में बना हुआ था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी इसके अध्यक्ष थे, स्थापना की थी। ऊना सार्वजनिक सभा की स्थापना थी 1870 में, महादेव गोविंद रानडे के नेतृत्व में। मद्रास महाजन सभा 1884 में। ठीक है, ऐसे ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में, ये सब बन चुके थे। ठीक है, जब ये तमाम संगठन बन चुके थे, लेकिन ये संगठन कोई नेशनल लेवल पे या फिर कोई उनको इन सभी को उतना ख्याति नहीं प्राप्त होती है। इन संगठनों ने अखिल भारतीय स्तर पर एक संगठन की आवश्यकताओं को स्पष्ट कर दिया, और इस तरीके से अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम नाम का एक व्यक्ति, जो कि एक प्रकार से आयरलैंड का था लगभग, ठीक है, जहां तक मुझे पता है, ये एक प्रकार से अवकाश प्राप्त, इसको मतलब कि अवकाश प्राप्त था, आईसीएस अधिकारी था। जैसे आजकल आईएएस होते हैं, ऐसे ही आईसीएस अधिकारी उस समय होते थे। अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम ये आईसीएस अधिकारी था। अलग ये बेसिकली था कहाँ का, आयरलैंड का था। उस समय ब्रिटेन के अंदर ही आयरलैंड भी आता था, आज भी आता है। तो वो कहीं ना कहीं पे जब वो यहाँ पर आता है, भारतीयों की स्थिति को देखता है, तो भारतीयों के प्रति उसके मन में दया की भावना उत्पन्न होती है, और यही सभी को एक सुझाव देता है कि अगर आप ऐसे अपनी बातों को कहेंगे सरकार से, तो सरकार आपकी बात सुनने वाली नहीं है, लेकिन जब आप एक संस्था के माध्यम से कहेंगे तो आपकी बातों को
बहुत ही अच्छे तरीके से सरकारें सुनेंगी, मानेंगी। और जब ऐसा अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम ने भारतीय लोगों से कहा, भारतीय लोगों ने इनकी बात मानी। बेसिकली डब्ल्यूसी बनर्जी, व्योमेशन बनर्जी और तमाम प्रकार के नेताओं ने मिलकर के एक संगठन का निर्माण किया, जो संगठन आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। उनका मानना था कि असंतोष को संगठित और नियंत्रित दिशा देना आवश्यक है, ताकि विद्रोह ना फूट पड़े, मतलब विद्रोह ना फूट पड़े। उनका मानना था कि असंतोष को संगठित और नियंत्रित दिशा देना आवश्यक होता है। जो असंतोष है, उनको संगठित और नियंत्रित दिशा अगर मिलेगी तो जरूरी है। विद्रोह अगर होगा तो इससे फूट पड़ेगी। इस तरीके से इन चीजों को भी एक संस्था कंट्रोल कर सकती है। उन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना के लिए पहल की थी, ठीक है। इसीलिए कांग्रेस की उत्पत्ति उनके द्वारा मानी जाती है। कांग्रेस की उत्पत्ति, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, देखिए तिथि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई में ये पढ़ता है। इसी महाविद्यालय में एक संगठन स्थापित होता है। अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम इसके संस्थापक हैं। पहले अध्यक्ष इसके बनाए गए डब्ल्यूसी बनर्जी जी। पूरा नाम है व्योमेशन बनर्जी। प्रतिनिधि संख्या थी इसमें 72 लोग जो है इसमें शामिल थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इस तरीके से पहला अधिवेशन कांग्रेस का यही होता 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है। कांग्रेस का विकास जो हुआ वो धीरे धीरे चलता गया। प्रारंभिक विकास जो डेवलपमेंट ऑफ कांग्रेस, इसका प्रारंभिक क्षण जो चला 1885 से 1905 तक, लगभग 20 वर्षों तक चला। इसी 20 वर्षों के समयकाल को नरम दल के नाम से जानते हैं। मध्यमवादी युग कहा जाता है इसको, ठीक है। इसमें नरम दल के नेता बेसिकली थे, जो कि अपने बातों को चिट्ठी और प्रार्थना के माध्यम से अंग्रेजों तक पहुंचाते थे। ये इससे पहले सेकंड चैप्टर में मैं इन चीजों को विस्तार से चर्चा कर चुका हूं ऑलरेडी। इसके नेता थे सबसे इंपॉर्टेंट दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले जी, फिरोज शाह मेहता जी, बदरुद्दीन तैयब जी। ये सारे लोग नरम दल के नेता हैं बेसिकली, ठीक है। कांग्रेस के शुरुआती नेता है। नीति क्या रही इसकी? निवेदन पत्र के माध्यम से निवेदित करते थे। निवेदन माने होता है किसी भी चीज को निवेदन करना, जैसे निवेदन करके अपनी बातों को रखते थे अंग्रेजों के समक्ष। साथ ही साथ में प्रार्थना पत्र लिखते थे और संवैधानिक सुधार की मांग किया करते थे। संविधान के हिसाब से चीजें करते थे। मुख्य मांगे क्या थी इनकी? अंग्रेजों से कहते थे कि विधान परिषदों का विस्तार करें आप, नौकरियों में भारतीयों को अवसर दें और अकाल से जनता को राहत दिलवाएं। और इसकी व्यक्त यानी कि एक प्रकार से प्रार्थना पत्र के माध्यम से, निवेदन के माध्यम से चीजें करते थे। ये बात कांग्रेस के ही कुछ नेताओं को उतनी अच्छी नहीं लगती थी, जैसे कि लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता जो है इसके बिल्कुल पक्षधर नहीं थे। इसी वजह से 20 सालों के बाद में लगातार जब ये चलती रही, कांग्रेस में दो फाड़ बन जाते, एक नरम दल, एक गरम दल। दादा भाई नौरोजी का ड्रेन थ्योरी इसी दौर में आया। ड्रेन थ्योरी मतलब की धन निकासी का सिद्धांत कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बेटा? धन निकासी का सिद्धांत, ठीक है। ये सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत में ये कहते थे दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता दादा भाई नौरोजी को। और ये कहते थे कि भाई भारत का जो धन है, धन निकासी का सिद्धांत दिया। यहाँ का जो धन है ये एक प्रकार से अंग्रेज लोग विदेशों को भेज रहे, विदेश मतलब कि अपने यहाँ पर इंग्लैंड के लोग यहाँ से धन को ले जाते, रुपया पैसा सब लूट रहे हैं हमको, ठीक है। धन निकासी का पूरा एकदम ब्यौरा दिया, तथ्यात्मक जानकारी सत्य के साथ, पूरी एकदम से विधिवत रिसर्च करके एक पुस्तक लिख डाली पूरा, ठीक है। और उसके बारे में जो है पूरी विस्तार से चीजों को लिखा। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की पुस्तक लिखी। द पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया ऐसी पुस्तक है इनकी, ठीक है। दूसरा दौर कांग्रेस का जो आया हुआ है उग्रवादी चरण, 1905 ईस्वी से लेकर के 1919 ईस्वी तक, गरम दल का युग कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है? लाल बाल पाल, तीन नेता प्रमुख रूप से आते हैं। बाल गंगाधर तिलक जी जिनको बाल कहते हैं, विपिन चंद्र पाल जिनको पाल कहते हैं, और लाला लाजपत राय जिनको लाल कहते हैं। इस तरीके से लाल, बाल और पाल, ये तीन नेता बेसिकली गरम दल के प्रमुख नेता हैं, ठीक है। लाल बाल पाल, ये देख लीजिए। नीति, स्वदेशी नीति को अपनाते थे। बहिष्कार यानी विदेशियों का बहिष्कार, स्वदेशी जो चीजें बनी है उनको अपनाते थे। बहिष्कार यानी विदेशी नीतियों का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, विदेशी सब चीजों का बहिष्कार, जो अंग्रेजों का सबका बहिष्कार। राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज की बात किया करते थे। बंगाल विभाजन को लेकर के इन्होंने तमाम आंदोलित किया। उस समय क्या था? एक घटना थी, बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, बंग भंग के नाम से, इसको मैं पढ़ा चुका हूँ सेकंड चैप्टर में। तो बंगाल का विभाजन जो हुआ था उसमें क्या था? पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में बांट दिया गया था। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम जनसंख्या, आप देखते हैं पश्चिम बंगाल में कौन सी हिंदू जनसंख्या थी, और पूर्वी बंगाल में मुसलमान जनसंख्या, जो आज का बांग्लादेश है, पूर्वी जो है बंगाल बांट दिया गया था।
तो धर्म के आधार पर बांटा गया ताकि अंग्रेज लोग यहाँ पर अपना शासन अच्छे तरीके से कर पाए, हिंदू मुसलमान एक ना हो पाए। इसकी पूरी रणनीति अंग्रेज लोग हमेशा किया करते थे, फूट डालो और राज करो की नीति हमेशा से अपनाते आ रहे थे। और यही कारण था यहाँ पर भी वो वही चीज करना चाहते थे, लेकिन लाल बाल पाल जैसे नेताओं ने इस बात को समझ लिया और इसका जम करके विरोध किया। 1905 ईस्वी में आंदोलन को प्रज्वलित कर दिया और इस तरीके से जबरदस्त तरीके से एकदम से उग्रवादी तरीके से मतलब उग्र विचारधारा के साथ आंदोलन शुरू कर देते हैं। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में विभाजन हो जाता है, नरम दल और गरम दल अलग अलग बट जाते हैं, क्योंकि इसी मुद्दे पर जो बंग भंग है, इसी मुद्दे पर ये लोग कहते थे हम रिक्वेस्ट करेंगे और ये लोग डायरेक्ट जो है हम कार्रवाई करेंगे, हम डायरेक्ट जो है आंदोलन करेंगे, इसके पक्ष में थे। इसलिए लाल बाल पाल ने मिलकर के एक अलग दल बना लिया, गरम दल, और फिर ये नरम दल, दो पार्ट में कांग्रेस बट जाता है। ये सब चीजें मैं आपको समझा चुका हूँ। फिर उसके बाद में नरम दल और गरम दल को इकट्ठा करने के लिए आते हैं कौन? महात्मा गांधी जी। गांधी युग आता है 1919 से 1947 तक गांधी युग चलता है, जन आंदोलन का युग कहते हैं, मास मूवमेंट इन इंडिया इसी को कहते हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन का स्वरूप दिया। महात्मा गांधी किसी केवल नेताओं का आंदोलन महात्मा गांधी नहीं करते थे, महात्मा गांधी के साथ जनता बहुत रहती थी। महात्मा गांधी वह व्यक्ति थे जिन्होंने एक प्रकार से देखा कि भाई लोगों के पास वस्त्र नहीं है, तो अपना वस्त्र उतार करके जो है रख दिया कि भाई हम उप वस्त्र नहीं पहनेंगे, बस केवल कमर तक वस्त्र पहने, धोती पहनेंगे, एक ही धोती में पूरा वही धोती ओढ़ लेते थे, वही धोती पहने रहते थे। वो है महात्मा गांधी। ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। जनता को व्यापक रूप से संगठित किया इन आंदोलनों के माध्यम से। अब इन आंदोलनों को अगला चैप्टर जो आपका होगा चौथा 1920 का ये पढ़ेंगे, 1930 का सविनय अवज्ञा, 1942 का ये। ठीक है। ये तीनों आंदोलन हम अगले चैप्टर्स में देखेंगे विस्तार से। इसके अलावा गांधी जी ने क्या किया? किसानों, मजदूरों, स्त्रियों और विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित हुई। अंततः 1947 में स्वतंत्रता की प्राप्ति हो जाती है, बात आप ध्यान रखेंगे। ये मैं ऑलरेडी पहले चर्चा कर चुका हूं सेकंड चैप्टर में, आपने देखा होगा, बट यहाँ पर फिर भी चीजें जो इसके परिप्रेक्ष्य में मैंने कांग्रेस का विभाजन किया तो उसके अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी भी रहे हैं। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कुछ विशेषताएं, फीचर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस को समझते हैं। उसको समझने से पहले अगर आपको मैं बता दूं कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे क्लास से जुड़ना है, ग्रुप में ज्वाइन होना, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। 91 61 93 60 62 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। किस नंबर पर? इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे। क्या एसएमएस करेंगे? अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, और आप किस सेमेस्टर में हो। प्रथम सेमेस्टर में तो अपना प्रथम सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट नेम और किस सेमेस्टर में लिख करके भेज दीजिएगा। जैसे आप इतना लिख करके भेजेंगे, आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, यानी क्यूआर कोड। इसी क्यूआर कोड पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर, कितने रुपए बेटा? आपको इसी क्यूआर कोड पर मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। जैसे ही आप 100 रुपए फीस जमा करेंगे, आपके पास जो है ये फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं। स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आपको उसके बाद में व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। इसके साथ साथ वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। इसके साथ साथ आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिलेगा। इसमें क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मॉडल पेपर भी आपको मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। रिवीजन क्लास भी मिलेगा आपको। ठीक है। रिवीजन क्लास भी आपको मिलेगा। इसके साथ साथ मैराथन क्लास मिलेगा, एक सब्जेक्ट का नहीं बल्कि आपको 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट, 4-5 सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में हो जाएगी। अगर आप सीरीज खरीदते हो एक सब्जेक्ट की तो कम से कम 60 रुपए की पड़ेगी, और 5 सब्जेक्ट खरीदोगे 6 पंचे 30, 300 रुपए की सीरीज आपकी हो जाती है। तो 300 रुपए खर्च करने से अच्छा कि आप 100 रुपए में ही सब कुछ प्राप्त कर लें, तो कितना अच्छा रहेगा। रिवीजन क्लास, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, चैप्टर वाइज क्लास, सब कुछ आपको मिलता रहेगा यहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पीडीएफ के साथ इसमें आंसर है, आंसर क्या, जो प्रश्न है, प्रश्न के साथ आंसर भी रखेंगे। जैसे मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेगा वो भी मैं इसी के नीचे लगवा दूंगा, यानी प्रैक्टिस सेट नीचे लगी हुई है। अभी मैं चर्चा करूंगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अभी तक कितने क्वेश्चन परीक्षा में बने पिछले 3-4 वर्षों में, वो सब मैंने इंक्लूड किया है, तो परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को जानने का प्रयास तुरंत एसएमएस कीजिए, सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए हेडिंग डालिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विशेषताएं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कई विशेषताएं हैं, लिखिएगा। पहली विशेषता, सर्व भारतीय संगठन है ये, ऑल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसमें किसी एक भारतीय का संगठन नहीं बल्कि सभी का संगठन था ये। ठीक है। इसीलिए सफल हुआ संगठन और काफी लंबे समय तक चला। आज भी ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो है, इसी के आधार पर चल रही है। सर्व भारतीय संगठन है,
कांग्रेस पहला ऐसा संगठन था जिसने भारत के विभिन्न प्रांतों, भाषाओं, जातियों और धर्मों के लोगों को एक मंच पर संगठित किया। इसमें हिंदू मुस्लिम सब आपस में मिलकर के, ईसाई उसाई सब इसमें शामिल थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग थे। राजनीतिक चेतना का केंद्र, सेंटर ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस। इस संगठन ने भारतीय जनता में राजनीतिक अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता पैदा करी। ठीक है, संगठन ने क्या किया, भारतीय जनता में राजनीतिक अधिकार, भाई आपका राजनीतिक अधिकार क्या, उसके लिए प्रेरित किया और वो चीजें आई सामने। संवैधानिक संसाधनों का प्रयोग हुआ इसमें। प्रारंभ में कांग्रेस के नेताओं ने याचना करी, निवेदन किया और प्रार्थना की नीति अपनाई और अंग्रेजों को सुधारों के लिए बाध्य करने का प्रयास किया कि अंग्रेज लोग सुधार करेंगे, नरम दल के नेताओं का। अगला विशेषता, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन चुका, सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी। कांग्रेस ने विविधताओं के बावजूद भारतीयों को एकता का अनुभव कराया और स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में अग्रसर किया। क्योंकि कांग्रेस के नेता कई सारे धर्म के, कई सारे जाति के थे, सभी कोई किसी का वो नहीं था। अब इसमें क्या था कि सर्वधर्म समभाव, सर्वजाति सभी इकट्ठा थे और इसीलिए तमाम, भले ही विविधता थी लेकिन उसमें एकता का सूत्रपात किया और सभी को लगने लगा कि कांग्रेस जो है भारतीय संस्था है, इसीलिए हर जनता भी कांग्रेस की मदद करने लगती है। स्वराज्य और स्वतंत्रता की प्रेरणा देने का काम भी करता है। यानी कि 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग रखी गई और 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य भी घोषित कर दिया गया। यानी ये सब चीजें आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के द्वारा ही किया गया। 1929 के लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ, रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया और अपने आप को पूर्ण स्वतंत्रता घोषित कर दी जाती है। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में 1906 ईस्वी में पहली बार स्वराज शब्द की मांग रखी जाती है, फिर 1929 में ये पूर्ण स्वराज की बात हो जाती है। तो ऐसे में ये आंदोलन जो था कांग्रेस के द्वारा एक व्यवस्थित आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा। ठीक है, एक जैसे कह सकते हैं कि भाई अगर आप वैसे आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं और एक ही विद्यालय में पढ़े, तो विद्यालय में पढ़े तो एक औपचारिक तरीके से पढ़ रहे हैं, औपचारिक तरीके से पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं पर नौकरी मिल जाएगी। आपके पास बहुत नॉलेज है, डिग्री ही नहीं तो आपको कौन नौकरी देगा, नहीं रखते हैं नौकरी पे, पहले डिग्री ही मांगते हैं। वो एक जन आंदोलन का स्वरूप। गांधी जी के नेतृत्व में जब कांग्रेस आया तो कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम को गांव गांव और जन जन तक पहुंचा दिया। गांधी वो व्यक्ति थे जिनमें हर जनता में गांधी बसते थे उस समय, इसीलिए गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, मेजर सीजन ऑफ आईएनसी, यानी कि इसके प्रमुख प्रमुख अधिवेशन कई सारे हुए हैं जहां से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ उन अधिवेशनों का हम उल्लेख करेंगे बेटा जिनका ऐतिहासिक महत्व रहा है और जो परीक्षाओं की दृष्टि से आपके इंपॉर्टेंट है। जैसे 1885 बंबई अधिवेशन हुआ, सबसे पहला अधिवेशन, अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। महत्व यह था कि प्रथम अधिवेशन था ये और कांग्रेस की नींव यही इसी डेट को रखी गई थी 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। अगला अधिवेशन 1889 में। वैसे हर साल पे एक अधिवेशन होता था प्रत्येक वर्ष, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में चर्चा करो। 1889 में हुआ क्या, बंबई में अधिवेशन होता है, अध्यक्ष थे इसके सर जॉर्ज यूल, पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे ये, इसी वजह से इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। महत्व क्या कि भारतीयों को प्रशासनिक सेवाओं में अवसर देने की मांग जो है यहाँ पर करी गई। अगला 1906 ईस्वी में होता है कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन में की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। पहली बार स्वराज शब्द की बात यहीं पर हुई थी। कांग्रेस ने पहली बार स्वराज को अपने लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया था कलकत्ता अधिवेशन में 1906 के। इसके बाद अगला अधिवेशन होता है 1907 का सूरत अधिवेशन, ये भी बड़ा फेमस अधिवेशन है। अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष जी। महत्व इसका यह है कि कांग्रेस नरम दल और गरम दल दोनों में बढ़ जाती है सूरत अधिवेशन के द्वारा 1907 में। उसके बाद में होता है लखनऊ अधिवेशन 1916 में। इसमें होता क्या बेटा, अध्यक्ष जो थे इसके एससी मजूमदार थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता यहाँ पर होता है। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में। अगला आपका है अधिवेशन 1917 में हुआ कलकत्ता अधिवेशन। अध्यक्ष थे एनी बेसेंट जी, अध्यक्ष थी, पहली महिला अध्यक्ष थी, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पढ़ना, परीक्षा में प्रश्न आता रहता है ये, ऑब्जेक्टिव में कई क्वेश्चन आते हैं। 1920 नागपुर अधिवेशन होता है, इसके अध्यक्ष थे सीबी राजगोपालाचारी जी। इसका महत्व यह है बाबू कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है यहीं पर पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 1920 नागपुर अधिवेशन से पारित हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। अगला होता है अधिवेशन 1929 का लाहौर अधिवेशन। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। पूर्ण स्वराज शब्द का प्रस्ताव पारित हुआ 26 जनवरी को। स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय यही से लिया गया था, रावी नदी के तट पर ही आप देखते हैं झंडा भी फहराया गया था, पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। 1931 में कराची अधिवेशन होता है, अध्यक्ष थे इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है,
ये सब नोट्स मैंने ऐसे तैयार कर दिए ताकि जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। इसका महत्व है कि मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित हुआ यहाँ पर। 1942 में होता है बंबई अधिवेशन, मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष होते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव यहीं पर पारित होता है 1942 में, ठीक है। और इस तरीके से 1942 का अधिवेशन के बाद में आप देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन यहीं से शुरू हो जाता है। और इस तरीके से ये प्रमुख आंदोलन जो मैंने आपको बताए आपने इसको देखा, ठीक है। इसके बाद में आप समझिएगा भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है, इतना सब मैंने पढ़ा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना केवल एक प्रार्थना और निवेदन करने वाले संगठन के रूप में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ, समय के साथ स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा बन जाती है। पहले केवल याचना के लिए, प्रार्थना पत्र लिखने के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई थी कि संगठन के माध्यम से बात कहेंगे तो हमारी बात मानी जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर धीरे धीरे स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि यहीं से तैयार होने लगी। मध्यमवादियों ने राजनीतिक चेतना का बीज बोया, यानी नरम दल के लोगों ने। फिर उग्रवादियों ने उसमें संघर्ष और स्वदेशी का जोश भर दिया एकदम से, ये गर्म दल के नेता थे। उसके बाद फिर गांधी जी आते हैं, तीन तीन युग आता है, मतलब कि कांग्रेस का तीन पार्ट। गांधी जी आते हैं, गांधी जी ने क्या किया, व्यापक जन आंदोलन का स्वरूप दे दिया गांधी जी ने, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस के तीन समय आते हैं। 1885 से आप देखते हैं जब स्थापना हुई, 1905 तक का समय ये, ठीक है। इसके बाद में 1905 ईस्वी से लेकर के, ठीक है, 1900 आप मान लीजिए 1919 तक, ठीक है, 1919 तक आता है उग्रवादियों का दौर। और फिर गांधी जी 1919 से असहयोग आंदोलन से आते हैं, और उसके बाद में 1942 तक आप देखते हैं ये रहता है। अंततः कांग्रेस ने स्वतंत्रता की राह प्रशस्त की और भारत को 1947 में आजादी दिलाने में केंद्रीय भूमिका निभाई। इसीलिए इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख वाहक यानी मेन कैरियर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल भी माना जाता है। किसको, कांग्रेस संस्था को, ठीक है। ये कांग्रेस संस्था थी, आज जो कांग्रेस पार्टी बनी हुई है यही कांग्रेस पार्टी है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बनने वाले कुछ एमसीक्यूज जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आइए जान लेते हैं कौन कौन से एमसीक्यूज यहाँ से बनेंगे, उस पर भी फोकस कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कब हुई थी, ये 28 दिसंबर को हुई थी, बंबई में हुई थी, जिसे अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम ने स्थापित किया था। गोकुलदास संस्कृत तेजपाल महाविद्यालय बंबई में। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी सेकंड अध्यक्ष थे। डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। पहले 1885 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी। तीसरा प्रश्न, कांग्रेस की स्थापना में किस अंग्रेज अधिकारी की प्रमुख भूमिका थी, लॉर्ड डिफन नहीं, लॉर्ड डफरिन नहीं, अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसी अधिकारी था वो, कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है। चौथा क्वेश्चन आ चुका, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे, 72 लोग शामिल हुए थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 5वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें स्वराज्य की मांग की गई थी। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, 1907 में, ठीक है, नहीं, कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की सबसे पहले मांग की गई थी, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखें, छठा नंबर प्रश्न आ चुका है, कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में कब हुआ था। 1907 में नरम दल और गरम दल में इसका विभाजन हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका, 7वां नंबर प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता उन्होंने करी थी। 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे, लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कौन सा समझौता हुआ था। ये होता बेटा लखनऊ का समझौता। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लखनऊ समझौता हुआ था। पूना पैक्ट तो आपका गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है, गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में। दूसरा है पूना पैक्ट, गांधी और बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। कैबिनेट मिशन बाद में आता है, ध्यान रखिए। 9वां नंबर क्वेश्चन से, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया था। तो वो था लाहौर अधिवेशन 1929, पूर्ण स्वराज की बात। अगला क्वेश्चन सबके स्क्रीन पर आ चुका है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। 10वां प्रश्न, कराची अधिवेशन 1931 में कौन अध्यक्ष था। वल्लभ भाई पटेल जी इसके अध्यक्ष थे कराची अधिवेशन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता सरदार पटेल ने की और इसमें मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था।
11 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन बंबई अधिवेशन 1942। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके जो है अध्यक्ष थे। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है कांग्रेस की विशेषताओं में से कौन सी विशेषता नहीं है? सर्वभारतीय संगठन था, ये बिल्कुल था। जन आंदोलन का स्वरूप इसमें था, बिल्कुल था। प्रांतीय संगठन मात्र नहीं था, ये नेशनल संगठन था। स्वराज की प्रेरणा भी यहाँ से मिली। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो गया सी ऑप्शन, यानी कि यही नहीं थी विशेषता, बाकी तीनों विशेषताएं हैं। 13 नंबर प्रश्न, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान था? प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था 1885 में। गोकुलदास संस्कृत तेजपाल महाविद्यालय में हुई थी स्थापना। 14 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? बताइए, कांग्रेस की किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? नागपुर अधिवेशन 1920। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आ चुका, लास्ट क्वेश्चन वीडियो का। कांग्रेस के विभाजन 1907 का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण था इसमें कि गर्म दल और नरम दल की जो नीतियां थी बिल्कुल अलग थी। नरम दल के लोग जो है एकदम से प्रार्थना पत्र और निवेदन के माध्यम से अपनी बातों को रखते थे अंग्रेजों के समक्ष, जबकि गर्म दल के लोग आंदोलन के माध्यम से अपनी बातों को मनवाने में सक्षम थे। इसलिए इनकी नीतियों में बिल्कुल अंतर था, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1907 में सूरत अधिवेशन में नारमपंथी और गुरुवादी विचारों के बीच मतभेद होने की वजह से कांग्रेस में विभाजन हो जाता है और कांग्रेस दो भागों में बंट जाती है। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। अगला जो क्लास होगा वो आपकी होगी असहयोग आंदोलन की। 9161 93 60 62 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। बाकी क्लास आपको सब मिलती रहेंगी, ठीक है। ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाए, अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में, अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। आपको पीडीएफ नोट्स लाइव क्लास व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जुड़ना है तो आपको आपको आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। जैसे ही 100 रुपए फीस जमा करेंगे आपके पास एक स्कैनर, आपकी स्कैनर, इस स्कैनर पर आपको 100 रुपए फीस जमा करने है। किसी दूसरे से भी आप जो है जमा करवा सकते हैं फीस स्कैनर पर, ठीक है। और आपको वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, बहुत सारे रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। सब कुछ आपको मिलेगा। मॉडल पेपर रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, महामैराथन क्लास और परीक्षा के अंतिम दिनों के लिए विशेष तैयारी, सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 100 रुपए फीस में। सारी जानकारी मिलेगी केवल 100 रुपए में, यह बात आप ध्यान रखिए। इनको भी जुड़ना तुरंत जुड़ जाए, देर मत कीजिए। केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपके तीनों सब्जेक्ट का, मेजर माइनर को करिकुलर का जो होता है सब कुछ आपको मिल जाएगा मात्र 100 रुपए फीस में। तो आपको जुड़ना चाहिए, तुरंत जुड़ जाइए, देर मत कीजिए, क्योंकि आपके लिए विशेष अभी व्यवस्था चल रही है, ठीक है। जितना जल्दी जुड़ेंगे आपका ही फायदा होगा। फटाफट से व्हाट्सएप पे एसएमएस करके तुरंत जुड़ जाइए, ठीक है। तुरंत व्हाट्सएप पे एसएमएस कीजिए, तुरंत जुड़िए, देर मत कीजिए। ये बहुत ही बारीकी के साथ चीजें यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिलती रहेंगी। सारे चैप्टर्स की पीडीएफ तैयार की जा रही है, जल्द ही आपको सब कुछ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। परीक्षा के अंतिम दौर में अगर आप पीडीएफ से पढ़ेंगे तो मात्र आप मुश्किल से 2 घंटे में पूरा जो है आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा। ऐसी तैयारी मैं करवाऊंगा। पीडीएफ ऐसे तरीके से तैयार किया जा रहा है जो कि आपके एमसीक्यूज भी साथ में रहे और मॉडल पेपर भी एमसीक्यूज का रहेगा और उसका आंसर भी साथ में आपको मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद।